आदाब, सत श्री अकाल। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि मैनेजर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि मैनेजर इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है एरिया, कि मतलब उसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, कंटेंट क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम स्कोप ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स से। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले जल्दी से। ओके, डन। नाउ इसका स्कोप को हमने याद रखने के लिए हमने कोड बनाया है डीसीपी पीपीसी। ठीक है, इसको याद रखना। और ये कुछ नहीं है, ये आपके फर्स्ट जो टॉपिक्स है उनके अल्फाबेट्स को लेकर बना हुआ है। जैसे डिमांड के लिए डी, कॉस्ट एनालिसिस के लिए आपका सी, फिर आपके प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए पी। तो डीसीपी जो है आपका डिमांड, कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस है। उसके बाद जो सेकंड पीपीसी है वो का प्राइसिंग डिसीजंस है, प्रॉफिट है, मैनेजमेंट है, और तीसरा आपका सी जो है वह है कैपिटल मैनेजमेंट। तो इससे आप कोड को याद रख सकते हैं, बहुत इजी कोड है। जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से आप याद रख सकते हैं डीसीपी पीपीसी। ठीक है, अगर आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स का स्कोप लिखने एग्जाम में आ जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्या क्या किया जाता है, या एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको टिप्स पे ये चीज आ ही जाएगी। अब इसका कोड जो है वो आपको हेल्प कर देगा। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है डी, यानी डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पे देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या है। डिमांड एस्टिमेशन। अब आगे देखिए, आज हमने जो भी डिमांड थी हमने उसको फुलफिल कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम आगे भी तो अपने सेल्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमें आगे की डिमांड कितनी होगी आने वाले समय में, 2-4 महीनों में या साल भर में, अगले सालों में कितनी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की होगी, वो भी हमें एस्टिमेट करना होता है, उसका एक अंदाजा लगाना होता है। उसके लिए हमारी डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं, और डिमांड एस्टिमेशन इसे कहते हैं। हम एस्टिमेट करते हैं, हम उसका अंदाजा लगाते हैं या कैलकुलेशन करके हम उसको सही तरीके से करते हैं। ठीक है, अब डिमांड मैनिपुलेशन। अब डिमांड एस्टिमेट तो हमने कर ली, हमने देख लिया कि हमारे आने वाले समय में इतनी डिमांड हो सकती है। भाई देखिए, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ आंकड़े अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ, अगर इतना ऐसा हुआ, जैसे कि हमारा कोई मंडप है, शादियों का मंडप है, तो अगर हम ये सोचे कि आने वाले समय में शादियां इतनी होंगी, इस मौसम में, इस शादी के सीजन में इतनी होंगी, तो हमारे मंडप में कितनी बुकिंग्स हो जाएंगी, तो डिमांड एस्टिमेशन है। उसके हिसाब से हम और भी क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब डिमांड एस्टिमेट करने के बाद मैनिपुलेशन करना आसान है। जैसे कि हम अपने मंडप की डिमांड और कैसे बढ़ाएंगे, या फिर हम जो भी प्रोड्यूस बनाते हैं, हम बिस्किट्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो हम उसे कैसे बेहतर बनाएं ताकि हमारी चीज की डिमांड बढ़ सके। इसी को डिमांड मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, लोगों को अपनी चीज की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ हम बहुत सारे पैम्फलेट बांट सकते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारा मंडप बहुत अच्छा है, अपनी स्पेशलिटीज दिखा सकते हैं। तो हम डिमांड को मैनिपुलेट यानी बदल सकते हैं, उसे ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देन डिस्कवरिंग फोर्सेस एंड डिटरमिनिंग सेल्स। डिस्कवरिंग फोर्सेस डिटरमिनिंग सेल्स, यानी कि ऐसे कुछ फोर्स होते हैं जो हमारी सेल्स को बताते हैं, ये डिटरमिन करते हैं। जैसे कि अगर आने वाले समय में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, ठीक है, या एक्सपेक्टेड है, बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स में जा रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग में ही लोग जाएंगे। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जो हमारे मंडप की सेल बढ़े या बुकिंग बढ़े, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे सेट्स लगा सकते हैं अपने बिजनेस में, या हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो हमारी सेल्स को बताते हैं कि कितनी होने वाली है, हम उन्हें डिटरमिन या जान सकते हैं बाजार में। तो इस सब को हम कहाँ पढ़ते हैं, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में। अब नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो प्लांट की, मशीनरी की कॉस्ट होती है, जो एक बार करी जाती है, फिक्स्ड है। मतलब जैसे कि हमने प्लांट लगाया, एक बिल्डिंग बनाई, वो फिक्स्ड है। मशीन खरीदी 10-20 लाख की, वो भी फिक्स्ड है, वो बार बार चेंज नहीं होती जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे मंडप का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, या किसी बेकरी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक बार हमने बेकरी लगा दी तो वो 10-20 साल चलेगी। वो बार बार अगर हम एक ब्रेड का पैकेट बनाए तब भी वही रहेगी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो, और अगर हम 10,000 पैकेट ब्रेड के बनाए तभी भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, यानी प्लांट मशीनरी की कॉस्ट नहीं बदलेगी, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, दिहाड़ी लेबर की कॉस्ट, बिजली बिल वगैरह, ये सब छोटी मोटी जो कॉस्ट होती है डे टू डे लाइफ, बिजनेस लाइफ में, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल यानी चेंज होती हुई चीजें, जैसे डेली हम रॉ मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, उसका वेरिएबल है। अगर हमने 10 पैकेट ब्रेड के बनाए तो
10 पैकेट ब्रेड का लिए मैदा उतनी यूज होगी और केमिकल्स उतने यूज होंगे। लेकिन अगर हमने ज्यादा ब्रेड बनाई तो हमारी ज्यादा कैपेसिटी में हमारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमारी टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट में क्या पढ़ते हैं कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके, यानी प्लांट मशीनरी की कॉस्ट प्लस हमारी जो रॉ मटेरियल की और दिहाड़ी मजदूर वगैरह और बाकी सब फुटकर जो कॉस्ट होती है ना हमारे बिजनेस में, डे टू डे फंक्शंस में, वो सारी कॉस्ट को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी है वो सब पढ़ते हैं। फिर हम रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट यानी सही कॉस्ट क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो मजदूर बाजार में अवेलेबल है 300 रुपए पर डे, आपने किसी मजदूर को आपने 800 रुपए पर डे दे दिए, तो रेलेवेंट तो नहीं है वो। तो आपको रेलेवेंस भी देखनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको मुनाफा कमाना है। आप इस तरह पैसा बर्बाद करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो आपके कॉस्ट को घटाना होता है। देखिए, रेवेन्यू और कॉस्ट में जितना ज्यादा अंतर होगा, यानी कि कॉस्ट जितनी कम होगी और आपकी अर्निंग या रेवेन्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितने कम में आप खरीदेंगे, जैसे कि आपने 10 रुपए किलो आलू खरीदे, 10 रुपए किलो आलू खरीदे, 1 किलो आलू खरीदा और उसको 50 रुपए किलो में बेच दिया, तो कितना का मुनाफा हुआ? सिंपल 40 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम से कम रखनी पड़ेगी और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा, सेल्स प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है, और भी चीजें हम देखते हैं इसमें। देन आपकी कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, यानी कि कॉस्ट कितनी लगी और आउटपुट उससे कितना ज्यादा हुआ। जैसे कि हो सकता है कि जैसे हम बर्गर की शॉप है हमारी, हम बर्गर बनाते हैं, तो बर्गर बनाने टाइम पे आपने 1 किलो आलू में सपोज 3 ही बर्गर बनाए, मतलब आलू वेस्ट कर दिया आपने, तो कॉस्ट क्या हुआ? आपका वेस्ट हुई आपकी। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा हो गई उसकी, क्योंकि 3 ही बर्गर बने तो उसमें आलू आपने बहुत वेस्ट किया, मेयोनीज वेस्ट कर दी, खीरा वगैरह जो भी क्यूकम्बर वगैरह यूज किया, सारा का सारा आपने वेस्ट कर दिया, क्यूकम्बर वगैरह। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो भी आपने रॉ मटेरियल लिया, जो कॉस्ट लगाई थी, वो आपका आउटपुट उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप आप इसमें पढ़ते हैं। देन प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन कितना होगा, यानी कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, आपकी टेक्नोलॉजी लेवल क्या है, आपका जो आपका इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो सब पढ़ते। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्केल क्या होता है, यानी कि कितनी तादाद में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना बड़ा आपका प्रोडक्शन हाउस है, या आपका वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन का, कितना ज्यादा कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। इकोनॉमीज क्या होता है, आपको कितने फायदे होने वाले हैं। जैसे आप जब बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपको फायदे होने शुरू होते हैं। यानी कि क्यों होते हैं फायदे? जैसे कि आप जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो भी सस्ता मिलेगा, बड़ी कंपनी में काम करने के लिए लोग भी आपके पास बहुत सारे दौड़े चले आएंगे, इंजीनियर्स बेस्ट मिलेगा, मतलब लेबर बेस्ट है, आपको बैंक भी आसानी से लोन देगी। मतलब अगर आप बड़ी कंपनी हैं तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, लेबर आसानी से मिलेगा, रॉ मटेरियल बहुत सस्ती मिलेगी। तो आप इन्हीं चीजों को हम इकोनॉमीज कहते हैं, यानी आपको बचतें होती हैं बहुत सारी जब आप बड़े स्केल पे काम करते हैं। वहीं आप अगर छोटी कंपनी है, बहुत छोटे स्केल पे काम करें, तो बहुत आपको सारी चीजें महंगी मिलने वाली है और आपका फायदा उतना नहीं होगा। इसलिए छोटी कंपनियों को बहुत कम फायदा होता है, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है, उनकी जान पहचान कम होती है और वो बहुत ज्यादा इकोनॉमीज बाजार से नहीं ले पाते। इसके विपरीत बड़ी कंपनियां बहुत फायदे में ऑपरेट करती हैं, उनकी जो पर हेड कॉस्ट है वो बहुत कम होती है और उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा मिलती है। तो डिसइकोनॉमीज किसको मिलती है? जो छोटी फर्म होती हैं, और नॉर्मल इकोनॉमिक्स बड़ी फर्म को मिलती है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कभी कभी, जब बहुत बहुत बड़े स्केल पर आप काम करते हैं, आपका बिजनेस इतना ज्यादा फैल गया कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस समय आपको बड़े स्केल पर काम करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। यानी कि कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब में ओवर टाइम लिखवा रहे हैं, रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, लोग अपने घर ले जा रहे हैं सामान को, प्रोडक्ट्स को बाहर ले जा रहे हैं, या आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने बिजनेस को, तो बिजनेस भी कोलैप्स हो सकता है और ये डिजिटल इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स आप मैनेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देन प्राइसिंग डिसीजंस, तो अब हमारा ये चौथा वाला अल्फाबेट है पी, यानी हमने यहां तक आपका प्रोडक्शन तक कर लिया। अब है प्राइसिंग, फिर प्रॉफिट एंड देन कैपिटल मैनेजमेंट। प्राइसिंग डिसीजंस आपको पता है प्राइसिंग किस चीज पर डिपेंड करेगी। देखिए, अगर आप मोनोपोली मार्केट में यानी कि अकेले हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज अकेली है मार्केट में, वो चाहे अपना किराया 2 रुपए पर सीट कर दे तमिलनाडु तक का, और चाहे तो उसको 2000 या 4000 कर दे, उनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो मोनोपोली है। मोनोपोली यानी मोनो मीन्स अकेला, पोली मीन्स सेलर, यानी अकेला सेलर है, वो जो चाहे अपने प्राइस के साथ कर सकता है। लेकिन अगर आपके राइवल्स हैं, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू प्रॉफिट कमाते हैं, यानी अलग प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि आपकी ब्रू है, इंस्टेंट कॉफी है, नेस्कैफे है, वो अलग अलग मार्केटिंग स्टडीज हैं, उनकी अलग अलग बॉटल्स मग्स दे दिए उन लोगों ने, तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके आधार पर प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्राइसिंग भी ऊपर नीचे जाती है।
बिस्किट्स हैं डिफरेंट टाइप के, चिप्स हैं, तो अलग अलग पैकेट्स पे अलग अलग प्राइसिंग है उनकी, अलग अलग माल भी है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। इसके आधार पे वो प्राइस भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर मोनोपोली है तो नहीं करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा है आपका, आपके पोटेंशियल राइवल्स, राइवल यानी कंपटीटिव फर्म्स, आपके कंपटीशन में कौन है। मार्केट में होता है ना कंपटीशन, एयरलाइंस में कंपटीशन आपस में होता है, किसी की एयरलाइन का भाड़ा बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, तो ये राइवल्स होते हैं। वेरियस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, 5 इलास्टिसिटीज डिमांड की थी, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, इलास्टिक, आपके जो यूनिटरी इलास्टिक वगैरह थे हमारे, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, वो सारे के सारे हमने देखने होते हैं कि किस चीज का दाम आप बढ़ा सकते हैं, किसका प्राइस नहीं बढ़ा सकते। जैसे जो चीजें इनइलास्टिक हैं, परफेक्ट इलास्टिक तो छोड़ दो, इनइलास्टिक जैसे कि नमक, तेल, चीनी, दवाइयां, इनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ने पर भी लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं करते थे, इनकी डिमांड क्या इनइलास्टिक है, तो आप इनके प्राइस काफी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो होता है ना, मेडिसिन हो सकता है कि 2 रुपए की टैबलेट मिल सकती है लेकिन उसे 200 रुपए की मार्केट में बिकती है। फार्मेसी जो है बहुत ज्यादा लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करती है, लूटती हैं वो, कि प्राइस बहुत ज्यादा रख देगी क्योंकि वो इनइलास्टिक है उनकी डिमांड। खाने पीने की चीजें इनइलास्टिक होती हैं, अगर कभी अकाल पड़ जाए, भुखमरी छा जाए, तो खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा उनके दाम आसमान छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा एसेंशियल है कि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा भी रखेंगे तो लोग उन्हें खरीदना कम नहीं करेंगे। इसके विपरीत कुछ ऐसी चीजें जैसे मूवी के टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, हम तो भाई हॉटस्टार पे देख लेंगे, हम तो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, अमेजोन पे, तो हम ये सोच लेते हैं हम मूवी हॉल नहीं जाएंगे, इसलिए उनकी प्राइसिंग थोड़ी राइवलरी के हिसाब से नॉर्मल ठीक ठाक रखे जाते हैं। ठीक है, प्राइसिंग मेथड्स, डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब प्राइसिंग मेथड्स से डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग मेथड्स डिफरेंट होते हैं, जैसे मार्केट्स में डिफरेंट है। अब डिफरेंशियल प्राइसिंग हम समझाते हैं क्या होता है। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरीके से प्राइस रखना, जैसे किसी मार्केट में लोग बहुत महंगे दाम में कोई चीज खरीद सकते हैं, लेकिन उसी चीज को किसी और मार्केट में लोग सस्ते दाम में खरीदेंगे। क्यों? वहां पे वो चीज पॉपुलर नहीं है। तो वहां क्या होगा, जहां पे चीज पॉपुलर नहीं है, जहां वो नहीं बिक रही है, तो वहां पे आप दाम अपने कम रखेंगे। और ऐसा भी तो होता है, आपको ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि मैगी के पैकेट के साथ, मैगी के साथ आपको छोटा सा सॉस का पैकेट मिल गया, ठीक है, या कुछ और आपको चिंग्स का मसाला मिल गया या चटनी मिल गई। तो इस तरह क्या है, वहां पे क्या फ्री में भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। डिफरेंशियल प्राइसेस में कहीं प्राइस कम, जहां नहीं बिक रही वहां प्राइस कम रखेंगे, और जहां लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहते हैं वहां प्राइस ज्यादा रख देंगे उसकी। तो डिफरेंशियल प्राइसेस इसी को कहते हैं। जैसे आपको क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, बुक्स जो आती हैं, जैसे हार्ड बाउंड बुक्स हैं, कुछ ऐसी स्पेशल एडिशन की बुक्स निकलती हैं कि 100 कॉपीज पे बुक की पे ऑथर का साइन होगा, लेदर बाउंड बुक होगी, तो बहुत महंगी बिकती है, जैसे 5000 की एक कॉपी बिक गई। उस तरह आपके पेपर जो बाउंड कॉपी है बिल्कुल स्पाइरल है, वो बहुत सस्ती है, हार्ड बाउंड है वो थोड़ी महंगी है। तो क्या होगा, एक कॉपी जो सबसे अच्छी है लेदर बाउंड है वो आपकी 5000 की, दूसरी आपकी हार्ड बाउंड आपकी जो है 500 रुपए की, और तीसरी आपकी हो सकता है 60-70 रुपए में या 100 रुपए में भी मिल जाए। तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप। प्राइस फोरकास्टिंग, आने वाले समय में किसी चीज के दाम कितने बढ़ेंगे या घटेंगे ये भी हो सकता है। जैसे कि अब देखा जाए तो घड़ियां बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुकी हैं, कैमरा भी आपका फोन में आ चुका है, तो कैमरे सस्ते भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगातार सस्ते होते जा रहे हैं, बहुत सारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो आने वाले समय में कितना प्राइस किस चीज का होगा, ये प्राइस फोरकास्टिंग भी आप इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। देखिए, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया और उसको मैनेज नहीं किया तो आपका बिजनेस डूब सकता है। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिजनेस के लिए। तो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं डिसीजन के द्वारा कि प्रॉफिट को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आगे तरक्की कर सकें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहली चीज है। मैंने पहले बताया, कॉस्ट जितनी कम होगी, रेवेन्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। यानी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, यानी कि हम कम में खरीदें, बहुत कम कच्चे माल जो ले रहे हैं, लेबर बहुत कम, हम उनको कम दें, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए हम कॉस्ट एफिशिएंट होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट कम रखें और रेवेन्यू उतनी ही ज्यादा हो। किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे भी, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। यही हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है, यही बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा, जब सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। सेल्स रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगी, जब आपकी चीज बाजार में डिमांड में होगी। आपकी चीज डिमांड में कब होगी, जब बहुत अच्छी होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, आपका ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छा है, आपकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है,
बहुत सारी चीजें इसके पीछे काम करती हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ प्रॉफिट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। देन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन यानी कि इसका मतलब है जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट कवर करते हैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट। आपने जो 20-30 लाख जो भी 10 लाख मशीन में लगाया, कुछ भी कॉस्ट आपने मशीन में लगाई, यानी एक बिल्डिंग बनाई उसमें मशीन रखी तो फिक्स कॉस्ट लग गई आपकी, वो कॉस्ट प्लस आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपके लेबर की कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट जब आप कवर कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू होते हैं। वही पॉइंट जहां से सारी कॉस्ट कवर हो जाती है और आपको प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है और उसी को हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। देन प्रॉफिट इलास्टिसिटी कैलकुलेशंस। आपके प्रॉफिट किस तरह से मूव करेंगे या कौन सी प्रोडक्ट से ज्यादा कमाएंगे, वो प्रॉफिट इलास्टिसिटी में आप पढ़ते हैं। इसको डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है, इलास्टिसिटीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देन कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट, अब देखिए कैपिटल आप कहां से लेंगे, जैसे कि आपका फाइनेंस जो लेंगे आप बैंक से उधारी ले सकते हैं, आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं, आप अपने परिवार वालों से ले सकते हैं, या आपका अपना पैसा सेविंग्स का भी हो सकता है, जो आपने जॉब किया वहां से पैसा सेव किया या कुछ और काम किया उससे आपको पैसा मिला और आपने बिजनेस में लगाया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कई बार जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारी कॉस्ट है कैपिटल की, नहीं उसकी भी कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट यूज आप खो रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने किसी बिजनेस में लगाए, अब देखो इस बिजनेस में लगाए मैंने, तो इसके अलावा मैं उस पैसे से क्या कर सकती थी, मैं उसको बैंक में डाल सकती थी, एफडी कर सकती थी, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकती थी, ठीक है, उससे छोटा मोटा कोई प्लॉट या जमीन का टुकड़ा खरीद सकती थी, तो वो इन्वेस्टमेंट होता मेरा। लेकिन मैंने वो सब ना करके मैंने बिजनेस किया, तो वो सब जो मैंने कर सकती थी इस पैसे से, उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, यही इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो मैंने खो दी। तो अब कॉस्ट है वो कैपिटल की, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस कैपिटल की कॉस्ट है और वो मुझे इससे प्राप्त तो होनी चाहिए जब मैं बिजनेस करूं, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न। अब जब हम बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, या कितने साल में हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, यानी मुनाफा आना कब शुरू होगा, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। कई बार हो सकता है रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई हो, यानी कि हमने 10 लाख रुपए लगाए, उससे 5 साल के अंदर हमने 50 लाख कमा लिया, या हो सकता है हमने 10 लगाए और हम शायद 10 साल में 5 लाख रुपए भी उससे ना कमा पाए हो। तो रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट होता है डिफरेंट बिजनेसेस में। और आपकी जो स्ट्रेटेजीज और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि आपका प्रॉफिट इसमें कितना ज्यादा होने वाला है। तो हमने देखा इस कोड के जरिए कि स्कोप इसका क्या है। देखिए स्कोप इसका सिर्फ इतना है कि आप डिमांड पढ़ते हैं, इसमें प्राइसिंग पढ़ते हैं, आउटपुट पढ़ते हैं, कितनी आपकी कीमत लगी वो पढ़ते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा वो पढ़ते हैं, आपने जो कैपिटल लिया उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट जो कमाया उसका क्या करेंगे, ये सब हम स्कोप में पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए करता है वही मैनेजर इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स तो है ही स्टडी मैनेजर्स की जो बिजनेस जो करते हैं और अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन बाय मैनेजर इकोनॉमिक्स और वही इसका स्कोप है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीजें याद ना भी रहे आपको तो बस कॉमन सेंस लगा के ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। अच्छे से कुछ फ्लो चार्ट बना देना, यहाँ पॉइंट लिखना, ऐसे ऐसे करके बादल से बना देना राउंड शेप्स में, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बिलीव मी मैनेजर इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी। सो होपफुली टॉपिक समझ में आ चुका है आपको, मुझे उम्मीद पूरी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर लिख के भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ कहना आपसे, ठीक है। हो गया तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।